नमस्कार साथियों। आज हॉब्स पर चर्चा होगी और हॉब्स के बारे में प्रायः आईएएस में यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हॉब्स एक व्यक्तिवादी था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे 2017 में यह पूछा गया कि हॉब्स के पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का आधार क्या था, उसकी परिकल्पना क्या थी, किस तरीके के पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को हम हॉब्स में देखते हैं। तो ये दोनों प्रश्न कहीं आपस में मिलते हैं और इसलिए आज इस प्रश्न पर एक चर्चा मैंने सोचा कि की जाए। और मेंस का एग्जाम बहुत सारे छात्रों की ये डिमांड भी थी। तो देखिए, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीन नाम हमारे जहन में जब भी आते हैं तो हमें संविदावादियों की याद आती है और इसलिए जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन तीनों का रेफरेंस आता रहेगा और आगे हम चल के इन हॉब्स के बारे में, लॉक के बारे में, रूसो के बारे में और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन आज जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो इसी पे चर्चा करेंगे, क्या वास्तव में हॉब्स को एक व्यक्तिवादी माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हॉब्स एक ब्रिटिश फिलोसोफर था जिसने की बहुत सारी अच्छी पुस्तकों का निर्माण किया, जिसमें कि लेवियाथन, जो कि हम लोग जानते हैं कि 1651 में जिसकी रचना की हॉब्स ने, वो एक बड़ी फेमस पुस्तक है। और उस पुस्तक में लेवियाथन की जो अवधारणा प्रतिपादित किया हॉब्स ने, जो कि बहुत ही एक जिसको निरंकुश शासक कहा जा सकता था, निरंकुश राजा कहा जा सकता था, उस निरंकुश राजा की अवधारणा, एक अधिनायकवादी राजा की अवधारणा की वजह से हॉब्स के बारे में हमारे जहन में एक ये धारणा बन गई हुई है कि हॉब्स तो एक बहुत बड़ा एब्सोल्यूटिस्ट था, हॉब्स तो एक बहुत बड़ा निरंकुश सर्वाधिकारवादी विचारक था और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता था या महत्व नहीं देता था। लेकिन देखिए, फैक्ट ये है कि हॉब्स भी अपने समय का एक शिशु था और उसके समय में इंग्लैंड में सिविल वॉर्स हुए। और सिविल वॉर में किस तरीके के वॉर थे वो, कि एक तरफ पार्लियामेंटेरियंस थे जो कि संसदीय लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे और दूसरी तरफ चार्ल्स वन राजा थे या उनके समर्थक थे जो कि चाहते थे कि राजतंत्र बना रहे। और इस प्रकार से राजतंत्र और संसदीय प्रक्रिया के जो समर्थक थे, संसदीय संस्थाओं के जो समर्थक थे, उनमें बाकायदा संघर्ष हुआ करता था। इसका परिणाम ये हुआ कि संसद ने 1646 में चार्ल्स वन को बाकायदा जेल में डाल दिया और 1649 में उनको एक देशद्रोही घोषित कर दिया और उनका सरकलम करने की आज्ञा दे दी और इस प्रकार से चार्ल्स वन समाप्त हो गए। बाद में खैर फिर चार्ल्स टू आए और किसी तरीके से उन्होंने जो शर्तें रखी, फिर वो राजतंत्र बहाल हुआ इंग्लैंड में और वो प्रक्रिया चल निकली। लेकिन जो जिस समय से हॉब्स गुजरा है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो 1640 से लेके 1650 का जो पीरियड था, उस पीरियड में लेवियाथन की जो रचना की उसने 1651 में, तो 1651 के आसपास उसके एक दशक 2 दशक पूर्व का जो समय था वो इंग्लैंड में बहुत ही उथल पुथल का समय था और इसलिए हॉब्स ने एक एब्सोल्यूट मोनार्क की परिकल्पना की, जो कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को चाहे वो समाप्त कर दे, लेकिन व्यक्ति के अस्तित्व को, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उसने उसे आवश्यक समझा, समाज की सुरक्षा के लिए उसने आवश्यक समझा। तो जो, जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि कोई भी विचारक वास्तव में राज्य में एक नैतिक स्थिति का निर्धारण करता है। वो ये बताता है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए और राज्य को कितनी शक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉब्स हमको ये बताता है कि राजा की शक्ति निरंकुश होनी चाहिए, एकदम एब्सोल्यूट होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तव में या व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त हो जितनी कि राज्य उसको परमिट करे, तब तो जाके कहीं इस समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। और इसके लिए हॉब्स ने जो परिकल्पना की, जो प्राकृतिक राज्य की परिकल्पना की, उसमें एक बड़ी विचित्र परिकल्पना की कि उसने माना कि, और इंग्लैंड की जो परिस्थितियां थी शायद उससे वो प्रभावित हुआ था, उससे उसका जहन प्राकृतिक अवस्था के बारे में भी विकृत हुआ या जो प्रभावित हुआ, और जिसमें उसने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जो जीवन है वो नहायत ही सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश और शॉर्ट है। अर्थात उसका जीवन बहुत ही एकाकी है, बहुत छोटा है, बहुत ही एक प्रकार से वायलेंट है और बहुत ही वो एक दूसरे से हर समय लड़ने झगड़ने वाली स्थिति में है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा कि
ये हॉब्स में अक्सर हम लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि हॉब्स में प्राकृतिक अवस्था को तो हॉब्स ने ठीक नहीं माना, लेकिन मनुष्य के बारे में उसने कोई ऐसी घोषणा नहीं की कि मनुष्य ही इविल है। ये ध्यान रखने की चीज है कि द नेचर ऑफ स्टेट इन हॉब्स वाज बैड, बट द साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल, the temperament of the individual himself was not so evil, जहां तक हॉब्स का सवाल है। तो ये एक चीज ध्यान में रखने की है कि हॉब्स ने व्यक्ति को दोषी नहीं माना है, व्यक्ति के मनोविज्ञान को दोषी माना है, व्यवस्था को दोषी माना है, और इसलिए उसने ऐसे प्राकृतिक अवस्था की परिकल्पना किया है जिसमें कि देयर वाज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सबका सबके साथ एक तरह से युद्ध चल रहा था। और इसलिए चल रहा था कि हॉब्स की परिकल्पना ये थी कि मनुष्य एक दूसरे से लगभग शक्ति में या मानसिक शक्ति में लगभग बराबर होते हैं, और बराबर होने के कारण उनमें ये भाव होता है कि वो अपने को सुरक्षित कर सकें। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं, और हम अपने को सुरक्षित करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और इसीलिए या ज्यादा पावर प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। तो जितना ही हम पावर के परस्यूट में जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उससे हमारी रक्षा हो सकेगी, तो क्योंकि हमें दूसरों को देखना पड़ता है कि वो हमसे शक्तिशाली ना हो, तो जो स्पर्धा होती है उसमें कट थ्रोट कंपटीशन होता है, उसमें वायलेंस होती है, उसमें एक दूसरे के प्रति घृणा होती है। और ये वास्तव में मनुष्य का नेचर ऐसा नहीं है शायद, लेकिन उसकी परिस्थितियां, जो उसके सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, वो सब ये उसको इसकी तरफ प्रेरित करती है। और इस तरह से हॉब्स हमें बताता है कि वास्तव में मनुष्य इज नॉट बैड, बट द टेम्परामेंट, द साइकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल इज फॉर सिक्योरिटी। वो सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा के लिए वो अधिक से अधिक पावर ग्रहण करना चाहता है। ऐसी स्थिति में जो फंडामेंटल प्रेमाइज है हॉब्स का, वो ये है कि व्यक्ति अपने को निहायत अकेला पाता है, और अकेला पाने के कारण उसमें जो असुरक्षा का भाव होता है, उसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है, और दूसरों की क्रिया से वो अपनी प्रतिक्रिया करता है, और इससे वहां पे गड़बड़ी पैदा होती है, हिंसा पैदा होती है। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट है हॉब्स में, वो मनुष्य की प्रकृति में जो उसकी सेल्फ प्रिजर्वेशन की भावना है, अर्थात आत्म सुरक्षा की जो भावना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे व्यक्ति अपने को आत्म सुरक्षित कर सके। और इसलिए इंडिविजुअल दो चीजें केवल चाहता है। पहली चीज तो ये चाहता है कि भाई उसकी अपनी सुरक्षा बनी रहे, उसकी अपनी अस्तित्व बना रहे, और दूसरा कि वो मृत्यु का प्राप्त न हो, अर्थात मृत्यु से वो सबसे ज्यादा खराब मानता था कि उसके जीवन का फिर तो अंत ही हो जाएगा, फिर तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो वो अपनी सुरक्षा चाहता था और मृत्यु से बचना चाहता था, इन दो चीजों। लेकिन उसमें कोई ये भाव नहीं था कि पावर पाके वो अपने वल्गर पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहता था और दूसरों को हार्म करना चाहता था। नहीं, उसकी जो भी क्रियाएं थी वो केवल अपनी सुरक्षा से प्रेरित थी। और इसलिए हॉब्स का ये मानना है कि व्यक्ति जो है वो एक दूसरे को चाहता तो था, लेकिन एक दूसरे से डरता भी था, और इसलिए डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा आदमी उसको मार दे और वो असुरक्षित अपने को महसूस करने लगे। इसलिए वो दूसरे आदमी को चाहने के बावजूद भी वो अपनी सुरक्षा के लिए और ज्यादा पावर प्राप्त करने की चेष्टा करता था। और इसी उपक्रम में नेचर ऑफ स्टेट में उसने कहा कि देयर वाज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट द वॉर। तो ये चीज हमें बहुत समझने की आवश्यकता है। अब दूसरी चीज जो उसने व्यक्ति के बारे में अच्छी बात कही, वो पहली चीज तो ये कही कि व्यक्ति इज नॉट इविल, बट उसका जो मनोविज्ञान है वो उसको वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट वॉर के लिए प्रेरित करता है। दूसरी चीज उसने ये कही कि व्यक्ति ये भी समझ गया था कि समाज में वायलेंस और कंपटीशन से जो शांति और सहयोग का तत्व है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हॉब्स में हम देखते हैं कि दो प्रमुख लॉ ऑफ नेचर, दो प्राकृतिक कानूनों की संरचना हुई जो मनुष्यों ने स्वयं की, और किसी ने किया, उनके लिए वो रैशनल थे। वो उन्होंने स्वयं दो प्रकार के कानूनों की रचना की। पहला जो प्राकृतिक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है, वो उन्होंने ये बनाया कि लेट अस सीक पीस एंड फॉलो इट, अर्थात हमें शांति का प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और दूसरा जो लॉ उन्होंने बनाया वो ये था कि उसका मीन्स क्या हो, उस शांति को प्राप्त करने का मीन्स क्या हो। तो उसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जैसे संस्था की संरचना की कि हम सभी एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करें, एक दूसरे से संविदा करें, और उस संविदा में हम 4 चीजें करेंगे। पहली चीज तो ये करेंगे कि हम सब लोग सबसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे,
करेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज हम ये करेंगे कि हम सारे अपने जो प्राकृतिक अधिकार जिसको हम कहते हैं वो त्याग देंगे। तीसरी चीज हम ये करेंगे कि हम एक कॉमन अथॉरिटी बनाएंगे जिसको कि लेवियाथन कहा हॉब्स ने, और ये ध्यान रहे कि जिसको हम बनाएंगे वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इस लेवियाथन वॉज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। लोगों का प्राकृतिक अवस्था में एक दूसरे से, सभी व्यक्तियों से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन लेवियाथन का किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट की उपज था लेवियाथन, कि लेवियाथन बन गया और उन सब ने अपने को लेवियाथन को लेवियाथन के सबऑर्डिनेट राइट्स सब्जेक्ट के रूप में पेश कर दिया कि अब हम आपकी प्रजा हैं। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल बाय ऑल के द्वारा हॉब्स लेवियाथन की संरचना करता है, मनुष्यों को सारे प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करवाता है लेवियाथन को, और लेवियाथन को ये जिम्मेदारी देता है कि अब आप लोगों की सुरक्षा करें। और इस प्रकार से वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल का टर्मिनेशन करके हॉब्स कम से कम व्यक्ति के अस्तित्व को सुरक्षित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहां भी सेंट्रलिटी है कि व्यक्ति के सुरक्षा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर व्यक्ति को सुरक्षित करने के लिए एक लेवियाथन की भी संरचना करनी पड़े तो भी हॉब्स को कोई गुरेज नहीं है। और इस प्रकार से जब लेवियाथन बन जाता है तो जाहिर है कि इंडिविजुअल अपने सारे नेचुरल राइट्स छोड़ ही चुका है, वो लेवियाथन के पूर्ण समर्पण में आ जाता है, पूर्ण उस प्रकार एक प्रकार से दंडवत कर देता है लेवियाथन को कि अब आप जो अभी आज्ञा देंगे वो हम आज्ञा मानेंगे, लेकिन आपको हमें सुरक्षा देना होगा। कैसी सुरक्षा देना होगा? आपको हमको ऐसी सुरक्षा देना होगा जो आंतरिक सुरक्षा भी हमें प्रदान करे, अर्थात हमारे एक दूसरे इंडिविजुअल्स में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है इससे भी हमें सुरक्षा करना पड़ेगा आपको, और जो बाह्य आक्रमण होते हैं, जो बाहर से जो असुरक्षा होती है उससे भी हमको सुरक्षित आपको करना पड़ेगा। तो इंटरनल फोर्सेस से भी आपको हमें सुरक्षित करना पड़ेगा और एक्सटर्नल फोर्सेस से भी हमको आपको सुरक्षित करना पड़ेगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो है लेवियाथन को दी गई, और ये टोटल कंडीशन है उस पूरे समर्पण की। अर्थात जो हॉब्स में फंडामेंटल चीज निकल गई कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का जो बेसिस है वो है सिक्योरिटी, कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी चाहता है और सिक्योरिटी को फंडामेंटल डिफाइनिंग नॉर्म बना के वो कंडीशन देता है कि साहब आप हमारी सिक्योरिटी को सुरक्षा करिए, फिर हम आपकी सारी बात को मानने के लिए तैयार हैं। और इस प्रकार से जो भी लेवियाथन बनता है वो जाहिर है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाता है, वो एकदम सर्वाधिकारवादी हो जाता है, वो एकदम से तानाशाह हो जाता है, क्योंकि वो जो चाहे करे। और इसलिए लोगों को लगता है कि हॉब्स तो व्यक्ति का विरोधी है, वो व्यक्ति को तो बिल्कुल सबमिट कर देता है राज्य के चरणों में और व्यक्ति को कोई भी अधिकार ही नहीं देता है। लेकिन अब यहीं से जो हॉब्स की पॉलिटिकल थियरी है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वरूप ग्रहण कर लेती है, और वो ये स्वरूप ग्रहण कर लेती है कि हॉब्स व्यक्ति को केंद्र में रख के सारा पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को की संरचना कर रहा है। अर्थात वो चाहता है कि व्यक्ति किसी तरह से जिंदा रहे, मरे ना, ऐसा असुरक्षित महसूस ना करे, और तब व्यक्ति कहता है कि आप अपने सारे जो नेचुरल राइट्स हैं उसका समर्पण कर दीजिए। लेकिन एक चीज जो वो व्यक्ति के पास बनाए रखता है हॉब्स, वो है कि व्यक्ति को सेल्फ प्रिजर्वेशन का राइट वो नहीं सरेंडर करता। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि हॉब्स को हम एब्सोल्यूटिस्ट तो कह सकते हैं लेकिन टोटलिटेरियन नहीं कह सकते हैं, और उसका कारण ये है कि वो इंडिविजुअल के टोटल राइट्स को नहीं दे देता है। लेवियाथन को एक राइट को सुरक्षित रहता है, एंड दैट राइट इज द नेचुरल राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। अर्थात हम हॉब्स के लेवियाथन को सारा राइट देते हैं, सारे अपने प्राकृतिक अधिकार देते हैं, इसलिए कि वो हमें सुरक्षित रखे। लेकिन अगर वो हमें सुरक्षित नहीं रख सकता है तो फिर तो सारा बेसिस ही खत्म हो जाता है। और इस तरीके से एक ध्यान रखिएगा, टोटलिटेरियन शब्द हॉब्स के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल वो उसके लिए एब्सोल्यूटिस्ट तो हो सकता है लेकिन टोटलिटेरियन नहीं हो सकता। एक वन सिंगल राइट इज still within the domain of the individual natural rights, and that is the right of self preservation। तो ये self preservation का right बाकायदा उसके पास है, इंडिविजुअल के पास। और इसलिए हॉब्स ये कहता है कि यदि कभी ऐसा हो
कि लेवियाथन अपने ओरिजिनल वायदे को न रख सके, अर्थात वो व्यक्ति को संरक्षित न रख सके, अर्थात वो व्यक्ति की सिक्योरिटी को, व्यक्ति की सिक्योरिटी एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी को सुरक्षित न रख सके, या व्यक्ति से स्वयं कहे कि आप अपनी आत्महत्या कर लीजिए, या व्यक्ति को ऑर्डर करे कि आप अपने को शूट कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति के अस्तित्व पर बनाएगी और व्यक्ति को ये लगेगा कि द स्टेट इज नाउ नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग मी सिक्योरिटी और सेल्फ प्रिजर्वेशन, देन individual shall be free from the bondage of covenant which he had entered into with the people or other individuals in the nature of the state। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रिजर्वेशन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का बेसिस है, और जिस बिंदु पर इंडिविजुअल का सेल्फ प्रिजर्वेशन या सेल्फ आत्मसुरक्षा दांव पे लगती है, उस बिंदु पर हॉब्स जो है व्यक्ति को फ्री कर दे रहा है कि नाउ जेंटलमैन यू आर फ्री, क्योंकि आपने तो जिस आधार पे, जिस कारण की वजह से राज्य को या लेवियाथन को सारे अधिकार, प्राकृतिक अधिकार सौंपे थे, लेवियाथन तो सारे प्राकृतिक अधिकारों को अब लेने का हकदार नहीं है, क्योंकि आपकी तो उद्देश्य को ही वो डिफीट कर रहा है। And therefore, the Leviathan is under obligation to protect the individual and his security and his self-preservation। अब प्रत्येक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है तो ही इज बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर, क्योंकि राज्य उसको सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो इम्पॉर्टेंट चीज है कि व्यक्ति की टोटल फ्रीडम जो है, भले ही राज्य के द्वारा दिए जाने वाले या राज्य के द्वारा प्रदत्त जो फ्रेमवर्क है या बनाया हुआ फ्रेमवर्क है, उसके अंदर वो इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम को डिफाइन कर सकता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज दैट वेयर the individual feels threatened that his self-preservation is now not the business of Leviathan, then he is back to the state of nature, he is liberated from the provisions of the contract and he is back to the state of nature। ये ध्यान रखिएगा। मैकफर्सन ने भी, अगर आपको पता हो कि सीबी मैकफर्सन ने भी इस बात को कहा है कि हॉब्स को इंडिविजुअल लिबरल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वास्तव में हॉब्स में इंडिविजुअलिस्ट के पूरे तत्व दिखाई देते हैं। हालांकि जिस प्रकार के तत्व इंडिविजुअलिज्म में या व्यक्तिवादी तत्व हॉब्स में दिखाई देते हैं, बाद में चल के उदारवाद के वो तत्व महत्वपूर्ण अंश बने जरूर, लेकिन फिर भी मैकफर्सन भी मानता है कि चाहे हम हॉब्स को लिबरल न कह सकें, लेकिन उसको हम इंडिविजुअलिस्ट जरूर कह सकते हैं। दो चीजें और आपको बता के व्याख्यान समाप्त करते हैं। पहली चीज, एक चीज तो हम लोगों ने देखा ही कि हॉब्स व्यक्ति को कितना सेंट्रल मानता है, उसके सेल्फ प्रिजर्वेशन को कितना केंद्रीय बिंदु मानता है। दूसरी चीज हॉब्स कहता है कि व्यक्ति हमेशा राज्य से पहले रहा है। अब यहां भी देखिए, व्यक्ति को राज्य से पहले रखकर हॉब्स एक प्रकार से व्यक्ति के महत्व को दर्शाता है, और दूसरी चीज वो ये भी कहता है कि स्टेट एक आर्टिफिशियल पर्सन, हॉब्स के पहले की जो पॉलिटिकल थियरी थी वो स्टेट को एक मॉरल इंस्टीट्यूशन के रूप में ट्रीट करती है, लेकिन हॉब्स ऐसा नहीं करता। हॉब्स कहता है कि वास्तव में व्यक्ति जो है वो राज्य के द्वारा एक अच्छे जीवन की परिकल्पना के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि राज्य तो व्यक्ति को केवल सुरक्षा प्रदान करेगी, वो उसको अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए नहीं लाया गया है। व्यक्ति अच्छा जीवन क्या है खुद डिफाइन करे, और इस प्रकार से राज्य व्यक्ति को नैतिक बनाने की कोशिश न करे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हॉब्स व्यक्ति को और व्यक्ति की आत्म सुरक्षा को केंद्र में रखकर जिस प्रकार से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को परिभाषित करता है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए हॉब्स को एक इंडिविजुअलिस्ट कहा जा सकता है। ये इतना एक ऐसा इंडिविजुअलिस्ट जिसकी परिकल्पना हम लॉक और रूसो में भी नहीं कर सकते हैं। तो आशा है आपने इसमें कुछ आपको समझ में आया होगा हॉब्स के व्यक्तिवादी व्यक्तित्व के बारे में, या उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं एक इंडिविजुअलिस्ट के रूप में। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर आप पूछने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।